नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। एनआईए की एफआईआर से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हैदराबाद को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। सार्वजनिक जगह पर लोन वुल्फ अटैक का प्लान बनाया गया था। गिरफ्तार आतंकी जाहिद ने यह बड़ा खुलासा किया है। आतंकी से हैंड ग्रेनेड, कैश और फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। पिछले साल जाहिद गिरफ्तार किया गया था। तो एनआईए ने एफआईआर लिखवाई है और इसी एफआईआर के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद को दहलाने की साजिश रची गई थी जो नाकाम हो चुकी है। जावेद को गिरफ्तार किया गया और लगातार पूछताछ में उसने ये बड़ी बात कबूली है। सार्वजनिक जगह पर लोन वुल्फ अटैक का प्लान बनाया गया था। गिरफ्तार आतंकी जाहिद के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है और आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड, इसके साथ कैश और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। लगातार उससे पूछताछ जारी है। और रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विनोद कांबली एक बार फिर से विवाद में फंस चुके हैं। इस बार उनकी पत्नी ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शराब के नशे में कथित रूप से गाली देने और मारपीट करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। विनोद कांबली की पत्नी की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 324 और 504 के तहत मामला दर्ज किया। कांबली की पत्नी ने आरोप लगाया है कि विनोद कांबली ने उन पर कुकिंग पैन का हैंडल फेंका है, जिसके कारण उनके सिर पर चोट लगी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जयपुर महाखेल का आयोजन 2017 से जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तकरीबन 1 बजे जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस साल कबड्डी प्रतियोगिता पर फोकस कर रहे महाखेल की शुरुआत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुई। इसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के 450 से अधिक ग्राम पंचायत, नगर पालिका और वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए वे दौसा आएंगे और यहां पर नांगल प्यारीवास में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देश की प्रगति का पथ माने जा रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से दौसा तक का खंड बनकर तैयार है। ऐसे में अब दौसा से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया गया है। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 12 लेन के बनाने की भी तैयारी है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक लेन भी बनाई जाएगी ताकि ट्रेनों की तरह बस से ट्रक भी बिजली से चल सके। इससे ईंधन की खपत कम होगी। यह एक्सप्रेसवे पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। इस एक्सप्रेसवे पर आधा किलोमीटर पर वाटर रेन हार्वेस्टिंग और कुल 40 लाख पेड़ लगाने की भी योजना है। फिलहाल यह एक्सप्रेसवे दौसा से दिल्ली तक बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यह प्रगति का एक्सप्रेसवे है। मायानगरी मुंबई से देश की राजधानी दिल्ली को यह एक्सप्रेसवे जोड़ेगा और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। यह जो मेरे पीछे आप एक्सप्रेसवे देख पा रहे हो, यह एक 1380 किलोमीटर का एक्सप्रेस है और दौसा से दिल्ली तक का खंड यह बनकर पूरी तरह तैयार है और इस पर 12 फरवरी से वाहन दौड़ने लगेंगे। खास बात यह है कि यह 8 लेन का एक्सप्रेस है और यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो आगामी फ्यूचर में इसे 12 लेन का एक्सप्रेसवे किया जाएगा। उस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद राजधानी जयपुर के लोग सीधे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ सकेंगे। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का उपयोग करने के लिए राजधानी जयपुर के लोगों को दौसा आना पड़ेगा और दौसा से इस भांडारेज मोड़ के जो इंटरचेंज बनाया गया है, यहाँ से इस पर चढ़ना होगा और उसके बाद में ये दिल्ली जा सकेंगे।
आगामी दिनों की बात करें तो यह जो एक्सप्रेसवे है मुंबई तक बनकर तैयार होगा। फिलहाल यह दौसा तक इसका खंड बनकर तैयार हुआ है, जिसको 12 फरवरी को उद्घाटन होगा। करीब 1380 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। फिलहाल 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन भविष्य में इसे 12 लेन का किया जाएगा। दूसरी सबसे खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसे इलेक्ट्रिक हाईवे भी बनाया जाएगा, यानी जिस तरह ट्रेनें बिजली से चलती हैं उसी प्रकार बसें और ट्रक इस एक्सप्रेसवे पर बिजली से चल सकेंगे और साथ ही ईंधन की खपत भी कम होगी और पर्यावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है। सभी राज्यों के लिए यह आर्थिक प्रगति का आधार होगा और इस एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के बाद माया नगरी मुंबई से देश की राजधानी दिल्ली जुड़ जाएगी और यह विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। नागौर से ये बड़ी खबर है, जहां पर 8वीं पास प्रेमी ने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी अनोपा राम ने अपने जो कारनामे हैं उसे कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि उसने ही हत्या की है। शव के अवशेष बरामद करने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आरोपी के गांव डेरवा स्थित कुएं में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आरोपी ने 22 जनवरी को ही बालवा रोड स्थित जंगल में प्रेमिका की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर अपने गांव के कुएं में फेंक दिया था और हत्या के बाद यूट्यूब पर देखा कि हत्या की कितनी सजा होती है। 4 दिन पहले इसने इस वारदात को कबूल भी कर लिया है। अब शव के अवशेष बरामद करने में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से तंग आकर उसने उसकी हत्या की है। प्रेमिका शादी का दबाव बना रही थी और इसी को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। नागौर के श्री बालाजी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार शव के टुकड़े तलाशने की कोशिश की जा रही है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मंगलम बिल्डर समूह से जुड़े ठिकानों पर आयकर का छापा लगातार जारी है। छापों में काली कमाई के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी छापों में शामिल हो चुकी है। विदेश से हवाला के जरिए ब्लैक मनी के निवेश की जांच की जाएगी। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ साथ ITFIU के भी छापे शुरू हो चुके हैं। हरीश जगतानी के विदेशी निवेश के मामलों को लेकर FIU अब पूरे मामले पर जांच करेगी। कॉन्गो के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का ये मुख्य आरोपी बताया जाता है और कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ भी इसके भ्रष्टाचार के तार जुड़े हुए हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उसके घर से है, जहां पर बड़ी मात्रा में संपत्ति मिल रहे हैं। कई मामलों में इसे भ्रष्टाचार का आरोपी पहले भी माना जा चुका है। कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ मिलकर भी इसने भ्रष्टाचार किया था। तो फिलहाल हरीश जगतानी से पूछताछ की जा रही है। हरीश जगतानी को इनकम टैक्स की टीम अपने साथ लेकर गई है। लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। तो 4 दिन का वक्त बीत चुका है। आयकर विभाग की टीम अभी भी अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। लगातार जांच जारी है और एक एक कर इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। मंगलम बिल्डर्स के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है और इस बीच बड़ा अपडेट आपको बता दें, हरीश जगतानी भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाया गया है और अब उससे भी पूछताछ की जा रही है। विदेशी निवेश को लेकर इस वक्त जांच का जो पैमाना है उसे बढ़ा दिया गया है। तो मामले में एक एक कर कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का मामला भी सामने आ रहा है। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डहर का बास गांव पहुंचे हुए हैं। डहर का बास गांव से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। PCC चीफ डोटासरा पदयात्रा करेंगे। तकरीबन 15 किलोमीटर वो पैदल सफर करने वाले। उनके साथ
कई पदाधिकारी और कांग्रेस के नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त सीधे सीकर से आपको दिखा रहे हैं। डैहर का बास गांव से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आज पदयात्रा पर निकले हैं। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है और इसके जरिए वे लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की जाएगी। तकरीबन 15 किलोमीटर की आज पैदल यात्रा है। उनके साथ उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कई पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा से जुड़ी जो यात्रा शुरू हुई है और 15 किलोमीटर का सफर तय कर खत्म होगी। तो नजारा कुछ वैसा ही निकल कर आ रहा है जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। एक और यात्रा निकाली गई है राजस्थान की धोरों पर और ये यात्रा इस बार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सभी यात्रा निकाले, सड़कों पर निकले, धूप में निकले और लोगों से बातचीत करें। तो यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 किलोमीटर का आज पैदल सफर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तय करेंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही कई वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी इस वक्त इस यात्रा में उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो माना यह जा रहा था कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाएगी तो जो उसका असर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में वक्त था। लेकिन क्योंकि एक एक कर यात्राएं अब निकाली जा रही है कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है ताकि उस यात्रा का असर खत्म ना हो और लोगों से मुलाकात करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश की जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो नेता मंत्री होते हैं वो घरों में रहते हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है जो कांग्रेसी नेता विधायक हैं वो घरों से बाहर निकले। और टोंक से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिसलपुर बांध में मजदूरों के डूबने के मामले को लेकर इस वक्त का ये अपडेट सामने आ रहा है। एसडीआरएफ ने आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परिजनों की शिकायत पर देवली पुलिस भी लगातार शवों की तलाश में जुटी हुई है। मछली पकड़ने के दौरान मजदूरों के डूबने की बात सामने आई थी। पुलिस ने ठेका कर्मियों और परिजनों से भी इसे लेकर बातचीत की है और जानकारी इकट्ठा की है। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के दौरान डूबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 मजदूरों के डूबने के बाद जो परिजन थे वो थाने पहुंचे, इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद से लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम भी वहां पर लगी हुई है और शव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 3 दिन पहले यह हादसा होने की बात कही जा रही है। तो बिसलपुर बांध से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मुस्तैद है। कल भी कोशिश की गई थी शवों की तलाश की, लेकिन कल ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो सका और शाम होने के बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था और आज एक बार फिर से एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और लगातार एसडीआरएफ की टीम की ओर से कोशिश की जा रही है शवों को ढूंढ निकालने के लिए। पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है क्योंकि परिजनों ने थाने में से लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ठेका कर्मी की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है जब ठेका कर्मी ने इस पर लीपा पोती की कोशिश की। बताया जा रहा है ये तीनों मजदूर मछलियां पकड़ने निकले हुए थे और इसी दौरान तालाब में डूबने से इन तीनों की मौत हो गई है।
तो पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है और लगातार वहां पर शव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, कुछ पता चल सका है शवों का? आज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। देखिए, शवों की किसी तरह की फिलहाल जानकारी नहीं लगी है। तलाशी अभियान जारी है। रात को अंधेरा होने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। सुबह फिर एसडीआरएफ के जो हेड है जिले के गोमाराम, वो अपने 12 सदस्य टीम के साथ आज फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। हेड कांस्टेबल विमल कुमार से भी थोड़ी देर पहले बात हुई। उन्होंने बताया कि कई किलोमीटर में बांध का एरिया फैला हुआ है। 3 दिन पहले डूबने की बात सामने आ रही है, तो शव अभी तक ऊपर आ जाता, लेकिन कहीं न कहीं पूरी तलाशी जब तक नहीं होती है तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ का लगातार जारी है। पुलिस की जो टीमें हैं वो दूसरी संभावनाओं के अनुसार भी उनको यानी तलाश रही है, और साथ ही साथ जो परिजनों की शिकायत मिली है उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। एक जो मजदूर डूबा हुआ उसका परिजन जो पिताजी है वो भी वहीं मौके पर ही है। काफी गमगीन माहौल में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है कि तीनों 3 दिन पहले गायब हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि डूबे हुए हैं, वो तो कहां तक चीजें हैं। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो एसडीआरएफ है वो भी बांध में लगातार चला रही है। जी दौलत, इसमें ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही थी। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने लिपापोती करने की कोशिश की, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है। क्या कुछ कहना है ठेकेदार का इसे लेकर? देखिए, जब परिजनों ने शिकायत दी तो पुलिस ने ठेकाकर्मी जो भी बांध पर है उनसे डांट फटकार के पूछा कि आपके 3 दिन पहले हादसा हो गया, आपने जानकारी क्यों नहीं दी। तो ठेकाकर्मियों का कहना है कि कई बार ये बिहार से मजदूर आए हुए होते हैं, बिना बताए कहीं चले जाते हैं और अपने गांव चले जाते हैं या दूसरे गांव में चले जाते हैं। तो उस आधार पर उन्होंने अपने स्तर पे ही इनको खोजने की कोशिश की। अब ये हादसा हुआ है वो भी छुपाने की कोशिश सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अब सभी एंगल से कोशिश कर रही है इनको तलाश करने की। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, तलाशी अभियान चल रहा है। मतलब संभावना पूरी यही है कि वो तीनों बांध में ही डूबे हैं। अगर ऐसी संभावना नहीं होती तो ये जो रेस्क्यू है ये नहीं चलाया जाता। तो कहीं न कहीं पुलिस को संभावना, और जो भी कल से जब से शिकायत मिली तब से लेकर के 12 घंटे से 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। पुलिस इस आधार पे तो पहुंच गई है कि जो तीनों मजदूरों के डूबने की बात है वो 100% सही है और उसी आधार पर जांच आगे चल रही है। ठीक है दौलत, लेकिन अगर ये बात सही है तो 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक तो शव ऊपर आ जाते हैं आमतौर पर, लेकिन इस बार क्यों नहीं आया? इसके पीछे क्या कहना है? बड़े किलोमीटर का एरिया है जी। अब वो हालांकि पानी ठहराव वाला है। जो लोग साथ में थे उन्होंने बताया कि फला जगह पर हम मछली पकड़ने का जो ठेका है वहाँ मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन अब ये पानी कई किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होने की वजह से अगर ऊपर भी आए होंगे शव तो वो किस इलाके में होंगे। जब तक ये एसडीआरएफ की टीम पूरा अपना तलाशी अभियान पूरा नहीं कर लेती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कल कुछ देर का ही तलाशी अभियान। ठीक है दौलत, और तलाशी अभियान लगातार जारी भी, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के बाद आपके पास फिर से दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके गैंगस्टर्स इन दिनों गैंग वॉर में नया ट्रेंड अपना रहे हैं। राजस्थान सहित उत्तरी भारत के कई राज्यों में ये ट्रेंड सामने आ चुका है। खुद विदेशों या फिर हाई सिक्योरिटी जेलों में ये बंद है और आपराधिक वारदातों में नाबालिग लड़कों को आगे ला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग की जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई कुख्यात बदमाश, शार्प शूटर या गैंग के बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। ये 15, 16 और 17 साल के नाबालिग कर रहे हैं। हाथ में बंदूक लेकर बेखौफ होकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। ये अब नया ट्रेंड बनता जा रहा है। गैंग वॉर में गैंगस्टर्स का नया ट्रेंड।
नाबालिगों की आड़ में खेला जा रहा खूनी खेल। वारदात में नाबालिगों को रख रहे हैं आगे, हथियार, ताकत और रुपयों का दे रहे लालच। कानूनी दाव पेचों से बच जाते हैं नाबालिग। लॉरेंस बिश्नोई, ऋतिक गोदारा, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, ऋतिक बॉक्सर समेत कई गैंगस्टर्स अब नया ट्रेंड चला रहे हैं और कानूनी दाव पेच के साथ आसानी से भर्ती होने वाले नाबालिगों को अपना हथियार बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इन नाबालिगों को अपनी गैंग में जोड़ते हैं, फिर ताकत, पैसे और हथियार का रुतबा दिखाकर ब्रेन वॉश कर नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर, सीकर और अन्य प्रदेशों में गैंग वॉर में ये नाबालिग शामिल रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में 28 जनवरी की आधी रात को जी क्लब पर फायरिंग मामले में 3 शूटर्स को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया था। इनमें एक शूटर तो महज 15 साल का है, जो कि बीकानेर का रहने वाला है। 15 साल के इस लड़के का ब्रेन वॉश इस कदर किया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर के इशारे पर बीकानेर और जयपुर में अंधाधुंध फायरिंग कर चुका है। अपराधियों की कोशिश ये रहती है कि छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चों को अपराध में यूज किया जाए ताकि मुख्य अपराधी पुलिस पकड़ से दूर रहे, और नाबालिग को, क्योंकि वो बच्चा नाबालिग होता है, उसको पुलिस निरुद्ध मात्र कर पाती है, उसको नाबालिग होने का फायदा भी मिल जाता है। इस वजह से इन लोगों को ये यूज करता है। सीकर जिले में शेखावाटी के सबसे बड़े गैंगस्टर राजू ठेहट की सुबह 10 बजे दिन दहाड़े हत्या के लिए भी नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया था। ये आरोपी लड़के स्टूडेंट बनकर राजू ठेहट की कॉलोनी में रहे, वहीं कोचिंग में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने के बहाने पीजी हॉस्टल में किराए से रहे और फिर करीब 1 महीने तक राजू ठेहट की रेकी की। आखिरी दिन सेल्फी लेने के बहाने इन्हीं नाबालिगों ने गैंग के बदमाशों के साथ मिलकर राजू ठेहट पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी। पंजाब के फरीदकोट में 10 नवंबर को दिन दहाड़े डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की गई हत्या में शामिल राज हुड्डा भी जयपुर में एक यूनिवर्सिटी में खुद को छात्र बताते हुए एक मकान में किराए से कमरा लेकर ठहरा था। इसी मकान में 2 नाबालिग कॉलेज स्टूडेंट ने राज हुड्डा को पंजाब पुलिस से बचने के लिए फरारी काटने में मदद की, जिसमें पंजाब पुलिस ने राज हुड्डा के साथ नागौर के रहने वाले नाबालिगों को पकड़ा। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि कानूनी दाव पेचों की आड़ लेकर बचने के इरादे से गैंगस्टर खुद सामने नहीं आते हैं। इस तरह के जो भी नवयुवक हैं वो किसी भटकाव में नहीं आवे, क्योंकि ये रास्ता इस तरह का है कि एक बार जो अपराध की दुनिया में चला जाता है वापस लौटना मुश्किल होता है। उनके परिजनों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा, परिवार को भी समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य इस तरह के गैंग लीडर्स के आपराधिक जगत में जो लोग काम कर रहे हैं, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से दूर रहे। देखना होगा कि राजस्थान में क्या भटके हुए युवा जो इन गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, कि वापस सही रास्ते पे आ पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ ऋतिक बॉक्सर का कबूलनामा आपको दिखा रहे हैं, देखिए। कौन बोल रहे हैं? मैं ऋतिक बॉक्सर बोल रहा हूँ। गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर? ऋतिक, ये बताइए, ये जो जयपुर कांड हुआ है शूट आउट, इसका सच क्या है? ये आपने कराया है और इस आपकी बहन का नाम इसमें आ रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका क्या रोल है? ये तो बिल्कुल सच है कि ये काम मैंने करवाया है, इसकी जिम्मेदारी भी मैंने मेरे अकाउंट से ली थी। और ये सरासर झूठ है कि मेरी बहन का रोल है इसके अंदर। बिल्कुल किया हमारे घर परिवार और बात करे, हमें कोई अगर कोई भी सबूत मिल जाए
ऋतिक, बाकी हाँ ये सब ये कांड हमने करवाए, जिम्मेदारी कोई और नहीं दो। ये काम क्यों कराया? ये शूट आउट इतनी जबरदस्त फायरिंग क्यों कराई ऋतिक वहां पर? ये तो देखो जी, हमारे कई भाई ऐसे हैं जो जेलों में हैं, ये सब चीजें हैं, तो हमारे को हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी करना ही पड़ता है। वो तो आप सारी चीजें सब लोग समझदार नहीं होंगे, जानते हैं। लोग गैंग ऑपरेट करना कोई छोटा काम नहीं होता, बड़ा काम होता है, उसके लिए सारी चीजें करनी ही पड़ती है। और हम उससे ही मांगते हैं जो गलत होते हैं। हम कभी प्योर एक नंबर के आदमी से रुपया नहीं मांगते। ऋतिक, ये लॉरेन बिश्नोई गैंग कब ज्वाइन करा? सचिन बिश्नोई और ये अनमोल बिश्नोई के संपर्क में कैसे आए? लॉरेन से कैसे जुड़े? ये कोई गैंग नहीं है, ये सारी मीडिया की बात। हम सारा हमारा आपस में भाईचारा है। ये जो इनकी दुश्मनियां हैं वो हमारी है, जो हमारी दुश्मनियां हैं वो हमारे भाई है। ये सारे हमारे बड़े भाई हैं, हम एक भाईचारे वाला काम करते हैं। लॉरेंस से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? कभी लॉरेंस से बात किया आपने कि केवल गैंग ज्वाइन करा है केवल लॉरेंस का? वो हमारे खुद के प्रोटोकॉल होता है, वो चीज हम आपको बता नहीं सकते कि कब बात करी थी। बाकी हाँ, हमारे पास मैसेज लगते रहते हैं अनमोल भाई के लिए। अनमोल भाई के लग जाते हैं, कभी शुरू हड़ताल के लिए काम करने के जरिए तो सारी बात होती है। गोल्डी बरार से कभी बात हुई है आपकी, या गोल्डी बरार ने कभी आपको फोन किया? आप गैंग के लिए काम कर रहे हैं, लॉरेंस के खासम खास हैं, अनमोल के एकदम खास हैं आप। वो बिल्कुल, वो गोल्डी भाई हमारे बड़े भाई हैं। उनसे भी हमारी लगातार बात होती है। तो ये सिद्धू मूसेवाला कांड के वक्त आपकी बात हुई थी कभी गोल्डी से, लॉरेंस से, अनमोल से? और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, बदमाशों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने पर कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कोटगेट थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। आरोपी इब्राहिम ताहिर और सुमित सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर आपराधिक लोगों की पोस्ट शेयर करने के आरोप लगे हैं। थाना अधिकारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बदमाशों की पोस्ट लाइक करना, उन पर कमेंट करना आपको भारी पड़ सकता है। बीकानेर में लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो गैंग्स के लोगों को लाइक कर रहे हैं, उनके पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।